बेबीलोन का साहूकार। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रॉडन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी भी इतनी मोहरें नहीं रही थीं। वो राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट में बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थीं, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सब की सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इनसे वो जो चाहे खरीद सकता है, बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी वो चाहे। वो इनका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को जब वो अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा, तो वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वो सोने की उन चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे, हमेशा। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रॉडन मैथिन की दुकान के भीतर गया। मैथिन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वो हीरे जवाहरात तथा दुर्लभ वस्त्रों का व्यापारी भी था। रॉडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा जहां रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थीं। वो सीधा पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मैथिन एक कालीन पर बैठा दिखा। मैथिन भोजन कर रहा था और एक अश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रॉडन सीधे उसके सामने जाकर पैर फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी चमड़े की जैकेट के बीच से बालों भरा सीना दिख रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मामले में क्या करूँ। मैथिन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा है? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, परंतु तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आए हो। नहीं, वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार नहीं लेना चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदारी भरी सलाह लेना चाहता हूँ। सुनो, ये आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाले बनाने वाला रॉडन बाकी सब लोगों से ज्यादा चतुर है, क्योंकि वो मैथिन के पास धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते हैं। बहरहाल, साहूकार से ज्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रॉडन, तुम आज मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने अश्वेत गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रॉडन के लिए एक कालीन बिछाओ। वो मुझसे सलाह लेने आया है। वो मेरा सम्मानित अतिथि है। उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना, ताकि रॉडन को उसे पीने में मजा आ जाए। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूँ। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें एक उपहार दिया है और उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो? किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूँ। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे ये दौलत हथियाना चाहते हैं। मैथिन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि ये बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वे उसका धन हड़प सकें। परंतु तुम उनसे नहीं क्यों नहीं कहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूँ, परंतु कई बार हाँ कहना ज्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत ही प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी, परंतु वो ये धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है, जिसे वो एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है कि अरमान को कभी मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे आग्रह किया है कि मैं अपने पति को ये धन दे दूं ताकि वो एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वो ये भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मैथिन ने कहा, मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लेने आए हो वो बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ ये डर भी आता है कि कहीं ये धन चला न जाए या कोई चालबाजी से उसे ले न ले। पैसे से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। इसी तरह धनवान आदमी के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब वो बहुत अच्छे इरादों के बावजूद मुश्किल में पड़ सकता है। क्या तुमने कभी निनवे के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में इस तरह की कहानी नहीं सुनाई जाती है।
मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम ये समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सीमित नहीं है। वो किसान जानवरों की बातें समझता था। वो हर शाम को जानवरों की बातें सुनने के लिए उनके दड़बे के पास रुक जाता था। एक शाम को उसने सुना कि बैल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ, चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे मैं कितना ही थका हूँ या चाहे मेरी गर्दन कितनी ही दुख रही हो, मुझे काम करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते रहते हो। तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता है तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी घास खाते रहते हो। खच्चर बहुत दयालु था। उसने बैल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर तुम्हें जोतने आए तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्द से कराहना, ताकि वो मालिक से जाकर कहे कि तुम बीमार हो और काम नहीं कर सकते। बैल ने खच्चर की सलाह मान ली। अगली सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा कि बैल बीमार है और वो जुताई का काम नहीं कर सकता। किसान ने कहा, जुताई का काम तो होना ही है, इसलिए तुम बैल की जगह पर खच्चर को बांध दो। खच्चर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की थी, परंतु इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वो दड़बे में वापस आया तो उसके दिल में कड़वाहट भरी थी। उसके पैर थके थे और उसकी गर्दन दुख रही थी। किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे पूरा दिन राहत मिली। खच्चर ने जवाब दिया, और मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपने काम खुद करना, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से ये कहते हुए सुना था कि अगर तुम दोबारा बीमार हुए तो वो तुम्हें कसाई के पास भिजवा देगा, और ये ठीक भी होगा क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं की। उनकी दोस्ती खत्म हो गई। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, रॉडन? रॉडन ने कहा, कहानी अच्छी थी, परंतु मुझे इसमें शिक्षा या सबक जैसी कोई चीज नहीं दिखी। मुझे लगा भी नहीं था कि तुम्हें दिखेगी, परंतु सबक है और बहुत आसान है। अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोझ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये बहुत ही समझदारी भरा सबक है। मैं अपनी बहन के पति का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु मुझे एक बात बताएं, आप बहुत से लोगों को उधार देते हैं, क्या उधार लेने वाले हमेशा उधार चुका देते हैं? मैथन बहुत अनुभवी आदमी की तरह मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अगर कर्जदार कर्ज चुका नहीं सकता तो क्या साहूकार उसे कर्ज देगा? साहूकार को सावधानी और समझदारी से ये तय करना होता है कि उसका धन उधार लेने वाले के काम आएगा तथा उसका पैसा दोबारा लौट आएगा। अगर उसका धन मूर्खतापूर्ण काम में लगेगा तो उसका मूलधन भी डूब जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं तुम्हें अपनी संदूक में रखी निशानियां बताता हूँ। हर निशानी में एक कहानी छुपी हुई है। वो कमरे में एक बड़ा संदूक लेकर आया जिस पर सूअर की लाल खाल चढ़ी थी और उस पर कांसे की आकृति बनी थी। संदूक को फर्श पर रखकर वो उसके सामने बैठ गया। फिर वो अपने दोनों हाथों से उसे खोलने लगा। मैं जिसे भी उधार देता हूँ उससे अपनी इस संदूक के लिए कोई ना कोई निशानी जरूर ले लेता हूँ। वो निशानी तब तक यहाँ रहती है जब तक कि पूरा कर्ज नहीं उतर जाता। जब कर्जदार पूरा कर्ज चुका देता है तो मैं उसे वो निशानी लौटा देता हूँ। बहरहाल अगर वो कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो निशानी मुझे हमेशा ये याद दिलाती रहती है कि अमुक व्यक्ति मेरे विश्वास पर खरा नहीं उतरा। निशानी वाला संदूक मुझे बताता है कि सबसे सुरक्षित कर्जदार वे होते हैं जिनके पास कर्ज की रकम से ज्यादा संपत्ति होती है। उनके पास जमीन, हीरे जवाहरात, ऊंट या अन्य चीजें होती हैं जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता है। मुझे निशानी के रूप में कई ऐसे रत्न दिए जाते हैं जिनका मूल्य कर्ज से ज्यादा होता है। बाकियों में इस तरह के वादे होते हैं कि अगर कर्ज न चुकाया गया तो वे अपनी जायदाद का एक निश्चित हिस्सा मेरे नाम कर देंगे। इस तरह के कर्ज देते समय मुझे विश्वास होता है कि मेरा धन सूद समेत वापस लौट आएगा, क्योंकि कर्ज जायदाद के आधार पर दिया गया है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनमें कमाने की क्षमता होती है। वे तुम्हारी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत या सेवा करते हैं और उन्हें बदले में वेतन या पारिश्रमिक मिलता है। उनके पास आमदनी का नियमित साधन होता है। अगर वो ईमानदार हों और उन पर कोई विपत्ति न आए तो वे कर्ज और सूद दोनों को चुका सकते हैं। इस तरह के कर्ज इंसान की मेहनत पर आधारित होते हैं।
बाकी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो जायदाद होती है, न ही कमाने की विश्वसनीय क्षमता होती है। जिंदगी मुश्किल है और कुछ लोग जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इन लोगों को मैं जो कर्ज देता हूँ, भले ही वो 1 रुपए का भी क्यों न हो, मेरा निशानी वाला संदूक आगे आने वाले सालों में मुझे चिढ़ाता रहेगा, जब तक कि कर्ज लेने वाले के साथ उसके अच्छे मित्रों की गारंटी ना हो, जो उसे विश्वसनीय मानते हों। मैथन ने संदूक खोला। रॉडन उत्सुकता से आगे झुका। संदूक में सबसे ऊपर लाल कपड़े पर कांसे का नेक पीस पड़ा था। मैथन ने उसे उठाकर प्यार से थपथपाया। ये मेरे संदूक में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका मालिक अब इस दुनिया से जा चुका है। मैं इस निशानी को संभाल कर रखता हूँ और मैं उसकी यादों को भी संजो कर रखता हूँ, क्योंकि वो मेरा अच्छा मित्र था। हमने साथ साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया, या जब तक कि वो पूर्वी देश की एक महिला को ब्याह कर नहीं ले आया। वो सुंदर थी, परंतु हमारी महिलाओं जैसी नहीं थी। वो औरत नहीं, बिजली थी। मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वो कष्ट में मेरे पास आया। मैंने उसे सलाह दी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक बार फिर हालात ठीक करने का मौका दूंगा। उसने नए सिरे से शुरू करने की कसम खाई, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन आपसी झगड़े में उसकी पत्नी ने उसके सीने में चाकू भोंस दिया, क्योंकि उसके पति ने उसे ऐसा करने की चुनौती दी थी। और वो महिला? हाँ, जाहिर है ये उसी का है, मैथन ने लाल वस्त्र उठाते हुए कहा। पछतावे में वो नदी में कूद गई। ये 2 कर्ज कभी नहीं चुकाए जाएंगे। रॉडन, ये संदूक बताता है कि जो लोग बहुत भावुक होते हैं या भावनात्मक तूफानों में घिरे रहते हैं, वो साहूकार के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। ये अलग चीज है, उसने बैल की हड्डी से बनी अंगूठी को उठाते हुए कहा। ये एक किसान की है। मैं उसकी महिलाओं से गलीचे खरीदता हूँ। उस किसान के खेत पर टिड्डी दल ने धावा बोल दिया। उसके घर में फाके पड़ने की नौबत आ गई। ऐसे समय में मैंने उसकी मदद की। नई फसल आने पर उसने तत्काल अपना कर्ज चुका दिया। इसके बाद एक दिन वो मेरे पास आया और उसने एक दूर देश के बकरियों के बारे में बताया, जिनका वर्णन उसने एक यात्री से सुना था। उन बकरियों के लंबे बाल इतने सुंदर और नरम थे कि वो उनसे इतने बेहतरीन गलीचे बना सकता था, जैसे आज तक बेबीलोन में देखे नहीं गए थे। वो ऐसी बकरियों का रेवड़ चाहता था, परंतु उन्हें खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। इसलिए मैंने उसे यात्रा करने और बकरियां लाने के लिए धन उधार दिया। अब उसने रेवड़ खरीद लिया है और अगले साल मैं बेबीलोन के अमीरों को हैरान कर दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें बहुत शानदार और महंगे गलीचे बेचूंगा। जल्दी ही मुझे उसकी अंगूठी लौटानी होगी। वो तत्काल कर्ज चुकाने पर जोर दे रहा है। रॉडन ने पूछा, कुछ उधार लेने वाले समय से पहले भी कर्ज चुका देते हैं? अगर वो किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कर्ज लेते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है, तो वो ऐसा करते हैं। परंतु अगर वो अपनी नासमझियों के लिए उधार लेते हैं, तो मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूं कि तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। रॉडन ने दुर्लभ कारीगरी से मुड़े जत्नों से जड़े सोने के भारी कंगन को उठाते हुए पूछा, मुझे इसके बारे में बताएं। मैथन हंसते हुए बोला, मेरे अच्छे मित्र को महिलाएं कुछ ज्यादा ही पसंद है। रॉडन ने कहा, आखिर मैं आपसे अधिक युवा हूं। मैं मानता हूं, परंतु इस बार तुम खामखा रोमांस का शक कर रहे हो। इस कंगन की मालकिन मोटी और बूढ़ी है। वो बहुत बोलती है, परंतु उसकी बातें इतनी अर्थहीन हैं कि वो मुझे पागल कर देती है। कभी उनके पास बहुत पैसा था और वो अच्छे ग्राहक थे, फिर वो बदकिस्मती के शिकार हो गए। उस महिला का एक बेटा है जिसे वो व्यापारी बनाना चाहती है। इसलिए वो मेरे पास आई और मुझसे धन उधार लिया, ताकि उसका पुत्र एक कारवां के मालिक का हिस्सेदार बन सके, जो यात्रा करते समय एक शहर से ऊंट खरीदता है और दूसरे शहर में बेच देता है। कारवां का मालिक बदमाश निकला, क्योंकि उसने बेचारे लड़के को दूर के एक शहर में बिना धन और बिना मित्रों के छोड़ दिया। वो उस युवक को सोता हुआ छोड़ गया। युवक कुछ साल बाद शायद इस कर्ज को चुका सकता है। तब तक मुझे अपना ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ हवाई बातें ही सुनने को मिलेंगी। वैसे असली बात यह है कि ये कंगन कर्ज की रकम से ज्यादा कीमती है। क्या इस महिला ने आपसे कर्ज की समझदारी के बारे में सलाह मांगी थी? मामला बिल्कुल ही उल्टा था। उसने कल्पना में अपने पुत्र को बेबीलोन का दौलतमंद और शक्तिशाली आदमी मान लिया था। इसका विरोध करने का मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। उसने मुझे अच्छी तरह फटकारा।
मैं जानता था कि इस अनुभवहीन युवक को धन देने में जोखिम है, परंतु चूंकि उसने ये कंगन गिरवी रखा था, इसलिए मैं उसे कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। मैथिन ने रस्सी की गांठों को दिखाते हुए कहा, ये ऊंटों के व्यापारी नबाटूर की है। जब वो कोई बड़ा रेवड़ खरीदता है और उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो मुझे ये रस्सी दे जाता है और मैं उसे जरूरत के मुताबिक उधार दे देता हूँ। वो एक समझदार व्यापारी है। मुझे उसके सही निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा है और मैं उसे उदारता से उधार दे सकता हूँ। बेबीलोन के कई अन्य व्यापारियों पर भी मुझे भरोसा है, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वसनीय है। उनकी निशानियां मेरे संदूक में आती जाती रहती हैं। अच्छे व्यापारी हमारे शहर की शान हैं। व्यापार में उनकी सहायता करने से मुझे तो लाभ होता ही है, बेबीलोन भी समृद्ध होता है। मैथन ने फिरोजे में उभरी हुई बीटल की आकृति को उठाकर उसे हिकारत से फर्श पर फेंक दिया। मिस्र का कीड़ा, ये जिस लड़के का है उसे मेरा पैसा लौटाने की जरा भी परवाह नहीं है। जब मैं उसे याद दिलाता हूँ तो वो जवाब देता है, मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ जबकि बदकिस्मती मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपके पास बहुत पैसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये निशानी उसके पिता की है। उनकी आमदनी सीमित थी, परंतु उन्होंने अपने पुत्र के व्यापार के लिए अपनी जमीन और मवेशी गिरवी रख दिए। युवक को पहले तो सफलता मिली, पर बाद में वो ढेर सारी दौलत हासिल करने के चक्कर में अति उत्साही बन गया। उसमें अनुभव की कमी थी, इसलिए उसका धंधा चौपट हो गया। युवक महत्वाकांक्षी होते हैं। वे दौलत और अन्य मनचाही वस्तुओं के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। फटाफट दौलत हासिल करने के लिए युवक अक्सर नासमझी के कर्ज ले लेते हैं। उनके पास अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि निराशाजनक कर्ज एक गहरा गड्ढा है जिसमें कोई भी आसानी से उतर तो सकता है, परंतु उसमें से निकलना आसान नहीं है। कर्ज से उबरने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। ये दुख और पछतावे की खाई है, जहां सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती है और रातों की नींद उड़ जाती है। बहरहाल, मैं ये नहीं कहता हूं कि उधार लेना ही नहीं चाहिए। मैं कर्ज लेने को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करता हूं। अगर कर्ज समझदारी पूर्ण उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है तो मैं कर्ज लेने की सलाह देता हूं। मुझे भी व्यापारी के रूप में मेरी पहली सफलता कर्ज लेने के बाद ही मिली थी, परंतु ऐसे मामले में कर्ज देने वाला क्या कर सकता है? ये युवक निराश है और उसकी आमदनी शून्य है। वो हताश हो चुका है। वो कर्ज चुकाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसके पिता की जमीन और मवेशी छीन लूं। रॉडन ने कहा, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है और आपकी बातें मुझे बहुत दिलचस्प लगी हैं, परंतु मुझे अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या मुझे अपनी बहन के पति को अपनी 50 सोने की मोहरें उधार देना चाहिए? ये मोहरें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारी बहन बहुत बढ़िया महिला है, जिसका मैं काफी सम्मान करता हूँ। अगर उसका पति मेरे पास आकर मुझसे 50 सोने की मोहरें उधार मांगे, तो मुझे उससे ये पूछना होगा कि वो इनका क्या करेगा। अगर वो जवाब देता है कि वो मेरी तरह व्यापारी बनना चाहता है और हीरे जवाहरात और दुर्लभ सजावटी सामान का कारोबार करना चाहता है, तो मैं उससे ये पूछूंगा, तुम्हें इस व्यवसाय का कितना ज्ञान है? क्या तुम जानते हो कि सबसे कम कीमत पर ये सामान। रूडन, दहन से साहूकार का व्यापार चलता है। इसे उधार देना आसान है। अगर इसे नासमझी से उधार दिया जाता है तो इसका वापस लौटना मुश्किल होता है। समझदार साहूकार उधार देते समय जोखिम नहीं लेता है। वो सुरक्षित भुगतान की गारंटी चाहता है। उसने आगे कहा, मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करना अच्छी बात है। दुर्भाग्य के शिकार लोगों की मदद करना अच्छी बात है। उन लोगों की मदद करना भी अच्छी बात है जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, ताकि वे प्रगति कर सकें और सम्मानित नागरिक बन सकें। परंतु मदद समझदारीपूर्ण तरीके से की जाना चाहिए, वरना मदद करते समय किसान के खच्चर की तरह हम भी दूसरों का बोझ अपने ऊपर लाद लेंगे। एक बार फिर मैं तुम्हारे मूल सवाल से दूर भटक गया हूँ रोडन, परंतु मेरा जवाब सुन लो। अपनी सोने की 50 मोहरें अपने ही पास रखो। जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है और जो तुम्हें पुरस्कार में मिला है वो तुम्हारा है, और कोई व्यक्ति इस पर तब तक हक नहीं जमा सकता जब तक कि तुम ऐसा न चाहो। अगर तुम इसे उधार देते हो ताकि ये तुम्हारे लिए सूद कमा सके, तो इस काम में सतर्क रहना और कई जगहों पर इसका निवेश करना। मुझे पर्स में पड़ा रहने वाला आलसी सोना पसंद नहीं है। बहरहाल, मुझे जोखिम तो उससे भी ज्यादा नापसंद है। तुम्हें भाले बनाने का काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? पूरे 3 साल।
राजा के उपहार के अलावा तुमने कितना बचा लिया है? सोने की 3 मोहरें। हर साल तुमने मेहनत की, हर साल तुमने सोने की 1 मोहर को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखा और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने के बजाय बचत की। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तुम खुद की इच्छाओं पर काबू रखकर 50 साल में सोने की 50 मोहरें बचा सकते हो। इस काम में जिंदगी भर की मेहनत लगेगी। जरा सोचो कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी 50 साल की मेहनत की बचत को जोखिम में डालना चाहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति व्यापारी बनने का प्रयोग करना चाहता है? अगर आप मेरे शब्दों में बोलें तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो उससे जाकर कह दो कि 3 साल तक मैंने हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करके और अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर बचत की है। साल भर की मेहनत और किफ़ायत के बाद मैं सोने की 1 मोहर बचा पाया हूँ। तुम मेरी प्रिय बहन हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाए जिसमें वो बहुत अमीर बन सके। अगर वो मेरे सामने कोई ऐसी योजना रखता है जो मेरे मित्र मेथन को समझदारीपूर्ण और संभव लगती है, तो मैं खुशी खुशी उसे अपनी 1 साल की बचत उधार दे दूंगा, ताकि उसे ये साबित करने का अवसर मिले कि वो सफल हो सकता है। अगर उसके पति के मन में सफल होने की प्रबल इच्छा है तो वो सफल हो सकता है। अगर वो असफल भी हो जाता है तो भी उस पर इतना ज़्यादा कर्ज नहीं होगा जिसे वो कभी न चुका पाए। मैं धन इसलिए उधार देता हूँ क्योंकि मैं जितने धन का प्रयोग कर सकता हूँ मेरे पास उससे ज़्यादा धन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा अतिरिक्त धन दूसरों के लिए मेहनत करे और उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। मैं धन गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसे हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और बहुत सी इच्छाओं का त्याग किया है। इसलिए मैं इसे वहाँ उधार नहीं दूंगा जहाँ मुझे ये विश्वास न हो कि ये सुरक्षित रहेगा और मेरे पास वापस आएगा। मैं इसे वहाँ भी उधार नहीं दूंगा जहाँ मुझे ये विश्वास न हो कि इसका ब्याज मुझे समय पर दिया जाएगा। रोडन, मैंने तुम्हें अपने निशानी वाले संदूक के कुछ रहस्य बताए हैं। उनसे तुम इंसानों की कमजोरियों को समझ सकते हो और ये भी कि कर्ज चुकाने के साधन न होने के बावजूद लोग कर्ज लेने के लिए कितने उत्सुक हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा आ जाए तो दौलत उनके घर में बरसने लगेगी, परंतु इस तरह की आशा झूठी होती है क्योंकि उनके पास सफल होने की योग्यता या प्रशिक्षण नहीं होता है। रोडन, तुम्हारे पास अब धन है, उससे तुम्हें ब्याज हासिल करना चाहिए। तुम भी मेरी ही तरह धन उधार दे सकते हो। अगर तुम अपने खजाने को सुरक्षित रखोगे तो ये तुम्हें बहुत सा धन कमा कर देगा। ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर सुख और लाभ का स्रोत रहेगा, परंतु अगर तुम इसे गवा देते हो तो ये जिंदगी भर सतत दुख और पश्चाताप का स्रोत रहेगा। अपने पर्स में रखे इस धन के बारे में तुम्हारी सबसे ज्यादा इच्छा क्या है? इसे सुरक्षित रखना, मैथन ने प्रशंसा के अंदाज में कहा। बहुत समझदारी का जवाब दिया। तुम्हारी पहली इच्छा सुरक्षा की है। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी बहन के पति के पास पहुंचने पर यह धन सचमुच संभावित नुकसान से सुरक्षित रहेगा? मुझे डर है कि ये सुरक्षित नहीं रहेगा। उसमें धन को सुरक्षित रखने की समझदारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर धन के मामले में विश्वास क्यों करते हो? रिश्ते नातों की मूर्खतापूर्ण भावनाओं से विचलित होना ठीक बात नहीं है। अगर तुम अपने परिवार या मित्रों की मदद करना चाहते हो तो धन गंवाने का जोखिम लेने के अलावा दूसरे तरीके खोजो। ये मत भूलना कि जो लोग धन की सुरक्षा करने के मामले में कुशल नहीं होते हैं, धन उनके पास से अप्रत्याशित तरीके से चला जाता है। दूसरों को देकर धन गंवाने से तो अच्छा है कि तुम खुद ही खर्च करके इसे उड़ा दो। सुरक्षा के बाद इस धन के बारे में तुम्हारी क्या इच्छा है? यही कि इससे ज्यादा धन आए। एक बार फिर तुमने समझदारी भरा जवाब दिया है। इसे अतिरिक्त धन कमाने के काम में लगाया जाना चाहिए, तभी ये बढ़ेगा। समझदारी से उधार दिया गया धन इंसान के बूढ़े होने से पहले 2 गुना हो सकता है। अगर तुम मूलधन गंवाने का जोखिम लेते हो तो तुम उसके ब्याज को भी गंवाने का जोखिम लेते हो जो ये कमा सकता है। इसलिए अव्यवहारिक लोगों की काल्पनिक योजनाओं से मत डगमगाना, जो सोचते हैं कि उन्हें आपके धन से बहुत बड़ी रकम कमाने के तरीके मालूम हैं। इस तरह की योजनाएं हवाई सपने देखने वाले लोग बनाते हैं, जिन्हें व्यवसाय के सुरक्षित और विश्वसनीय नियमों का ज्ञान नहीं होता है। अपने धन पर तुम कितने प्रतिशत ब्याज चाहते हो, इस बारे में तुम जमीन पर ही रहना, ताकि तुम्हारा मूलधन सुरक्षित रह सके और तुम उसका आनंद ले सको। बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लालच में आकर उधार देना नुकसान को आमंत्रित करना है। खुद को ऐसे लोगों और योजनाओं से जोड़ो जिनकी सफलता प्रमाणित हो चुकी है, ताकि तुम्हारा मूलधन उनके कुशल प्रयोग से अच्छी कमाई करे और उनकी समझदारी और अनुभव द्वारा सुरक्षित रहे।
इस तरह तुम उन दुर्भाग्यों से बच सकते हो जो अधिकांश इंसानों पर उस समय आते हैं जब ईश्वर उन्हें धन प्रदान करता है। जब रोडन ने मैथन की समझदारी भरी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया तो मैथन ने कहा, सम्राट का तोहफा तुम्हारा काफी ज्ञान बढ़ाएगा। अगर तुम सोने की 50 मोहरों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें बहुत समझदारी से काम करना होगा। तुम्हारे सामने कई प्रलोभन आएंगे, तुम्हें बहुतेरी सलाहें दी जाएंगी, तुम्हें अविश्वसनीय लाभ देने वाले असंख्य अवसरों की योजनाएं बताई जाएंगी। निशानियों वाले संदूक की कहानियों से तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए। जब तुम अपने पर्स से सोने की मोहरें निकालकर किसी को उधार दो तो पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि वे सुरक्षित रूप से तुम्हारे पास लौट आएंगी। अगर तुम्हें आगे कभी मेरी सलाह की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मत हिचकिचाना। सलाह देने में मुझे खुशी होती है। जाने से पहले उस वाक्य को पढ़ते जाओ जो मैंने अपने निशानियों वाले संदूक के नीचे लिखा है। ये कर्जदार और साहूकार दोनों पर लागू होता है। बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर है।